तो सरकार की कोशिश पूरी तरह से खराब जाएगी, क्योंकि यही कोशिश अगर वो उस आरोपी को पकड़ने में लगा दें तो मुझे लगता है ज़्यादा कारगर साबित होगी। पूरी तरह से प्रशासन का उसको श्रेय मिल रहा है। शासन है शासन शासन और प्रशासन, क्योंकि हमारा प्रशासन भी शासन चलाता है। तो ये एक हमारे देश में ट्रेंड है कि जो बाहुबली होते हैं वो बच के निकल जाते हैं, कोशिश करते हैं। हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं और आए हैं जिसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व होते हैं। राम रहीम को पकड़ना आसान नहीं था, आसाराम को पकड़ना आसान नहीं था। डिटेन कर रहे हैं, डिटेन करके ये डराना चाहते हैं लोगों को, इनका मनोबल तोड़ना चाहते हैं, लोगों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। हमारे साथ कितने बुजुर्ग भी गए, हमारे साथ डिटेन कर लिया। अब बताइए ये लोग कहाँ से चल के आए, कहाँ से इन्होंने मेहनत कर करके चल के आए, इनको डिटेन कर लिया, पैरों में इनके छाले। बीते 12 दिनों से महिला पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन जारी है और मैं ठीक उसी जगह हूं और यहां पर बिजली पानी को काट दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहां पर किसी भी प्रकार से कोई लाइट नहीं जल रही है क्योंकि बिजली का कनेक्शन यहां पर नहीं है। लेकिन बगल में आप देखेंगे जो पोल लगाए गए हैं यहां पर बिजली का कनेक्शन है, यहां पर बाकायदा लाइट जल रही है और लगभग 1 हफ्ते हो गए जब बिजली और पानी की सर्विस पूरी तरीके से ठप कर दी गई। हमारे साथ योगिता भयाना है, लगातार काम करती रहती हैं। मैम, बिजली पानी की सर्विस बंद कर दी गई है, क्या सिर्फ यही सरकार चाहती है कि आंदोलन को खत्म कर दिया जाए? सरकार की पुरजोर कोशिश है कि आंदोलन किसी तरह से दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए। कल रात का इंसिडेंस इतना बुरा था, भवनीय था कि देखकर भी भयनीय था कि देखकर भी रोंगटे खड़े हो गए। हमारे खिलाड़ी जिन्होंने हमारा नाम रोशन किया किस तरह से रो रहे थे। तो सरकार की पूरी कोशिश है, पर यहाँ पर भी आपने देखा माहौल जितना वो दबा रहे हैं उतना ही ज़्यादा और मनोबल बढ़ रहा है और ज़्यादा लोग जुट रहे हैं। तो सरकार की कोशिश पूरी तरह से खराब जाएगी, क्योंकि यही कोशिश अगर वो उस आरोपी को पकड़ने में लगा दें तो मुझे लगता है ज़्यादा कारगर साबित होगी। लेकिन वो तो फरार भी नहीं है, क्योंकि वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि बीबीसी को इंटरव्यू देते हैं कि दिल्ली पुलिस ने मेरे पास अभी तक कॉल भी नहीं किया, ना मुझे बुलाया गया। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और वो जिस कॉन्फिडेंस से वो बोल रहा है कि मुझे नहीं बुलाया गया, उसको पता है कि उसे नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि उसको इतना बड़ा संरक्षण प्राप्त है कि वो उसको पता है कि उसका बाल भी वाक़ा नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी सरकार उसको बचाने में लगी है। जिस तरह से इस आंदोलन को दबाने में लगी है उसी तरह से पुरजोर तरीके से उसको बचाने में लगी है। तो उसको मालूम है कि उसको कुछ नहीं होगा। अभी तक इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया तक नहीं गया। मैं बोलती हूँ चलिए अरेस्ट तो एक दूसरा स्टेप होता है, पहला स्टेप कम से कम उसको इंटरोगेट तो कीजिए। उसको एक नोटिस तक नहीं गया, एक हवालदार तक उसके घर पर उससे पूछताछ करने नहीं गया। तो ये किस तरह का न्याय है, ये किस तरह का देश है या किस तरह के लोकतंत्र है हमारा? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, लेकिन अगर एफआईआर दर्ज की गई तो तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। वो अपने घर पर हैं जहां गोंडा में, और दिल्ली में एफआईआर हुई है, पुलिस नहीं बुला रही है। तो क्या लगता है किसका श्रेय मिल रहा है? पूरी तरह से प्रशासन का उसको श्रेय मिल रहा है। शासन है शासन, शासन और प्रशासन, क्योंकि हमारा प्रशासन भी शासन चलाता है। आप समझते हैं? किससे मानती हैं कि जो सिस्टम में शासन बैठे हुए लोग कौन से लोग हैं? देखिए, सीधा अगर मैं बोलूँ तो उसको पूरे ऊपर उस स्तर से ही संरक्षण प्राप्त है, और ऊपर स्तर पर आपको मालूम है होम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनका पूरा संरक्षण है उसके ऊपर। और दूसरा अगर मैं बात करूँ कि पॉक्सो केस की, जो कि इतनी बड़ी धारा है, महिलाओं के विरुद्ध जो भी अपराध होते हैं, स्पेशली सेक्सुअल वायलेंस के जिन गंभीर आरोपों की बात ये बच्चियां कर रही हैं, उसमें पहले गिरफ्तारी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, मतलब पहले गिरफ्तारी होती है फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। और यहाँ पर पूरा का पूरा तख्ता ही पलट हो गया, ना तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई ना गिरफ्तारी हुई। पॉक्सो केस में तो इमीडिएट जैसे ही एफआईआर होती है, जैसे ही रिपोर्ट होती है, कंप्लेंट होती है, हाथ के हाथ अरेस्ट है। मेरे साथ वकील भी हैं, आप बात कर सकते हैं, बताएंगे आपको कि किस तरह से कानून का पूरा धज्जियां उड़ा दी गई हैं इस केस में। लेकिन लगातार आप इन सब मुद्दों पर काम करती रहती हैं। तो आपके लाइफ का पहला केस है जब से आप काम कर रही हैं, या इसके पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे कि शासन प्रशासन आरोपी को बचाने में पुरजोर कोशिश करती है? देखिए, हाथरस आपने देखा, हालांकि हाथरस में जाति का वो समीकरण था या जो भी था, किसी तरह से बचाने की कोशिश की। ऐसे बहुत सारे मामले, कुलदीप सिंह सेंगर है, आपने देखा किस तरह से उसको संरक्षण प्राप्त था। हर
हर पार्टी इस देश में अपने नेताओं को, जो कि बलात्कारी हैं या इस तरह के संगीन आरोप वाले नेता हैं, उनको बचाती आई है। और मैं इस पर्टिकुलर भाजपा को दोष नहीं दूंगी, इसमें सब पार्टियां सम्मिलित हैं। तो ये एक हमारे देश में ट्रेंड है कि जो बाहुबली होते हैं वो बच के निकल जाते हैं या कोशिश करते हैं। हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं और आए हैं जिसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व होते हैं। राम रहीम को पकड़ना आसान नहीं था, आसाराम को पकड़ना आसान नहीं था। बाहुबली, मैं तो उनको बाहुबली बोलूँगी, मैं तो उनको संत भी नहीं बोलती। तो इस तरह के लोग जब सामने आते हैं तो प्रशासन उनको पूरी तरह से बचाने की कोशिश करता है। बहुत बड़ा बयान दे रही हैं आप, कह रही हैं कि इसमें तमाम पार्टियां शामिल हैं, लेकिन प्रियंका गांधी आती हैं यहाँ पर, इंसाफ की गुहार लगाती हैं, जयंत चौधरी आ जाते हैं, चंद्रशेखर आजाद आ जाते हैं। एक पार्टी का नाम गिनवा दो जिनके नेता ऐसे मामलों में सम्मिलित ना हो। कभी एक नाम गिनवा दें वो अपनी पार्टी में जिसके ऊपर ऐसे आरोप ना हो। मतलब काफ़ी होंगे जो नहीं होंगे, मतलब हर पार्टी में ऐसे कोई ना कोई नाम रहते हैं जिन पे ऐसे आरोप रहते हैं। उनको टिकट भी मिलती है, वो जीतते भी हैं, वो नेता भी बनते हैं, मंत्री भी बनते हैं। पर शर्म की बात यह है कि उनको अपनी पार्टी का कुछ भी नहीं दिखता है। अगर बात रही निर्भया के समय पर कांग्रेस थी, और अगर मैं ये नहीं बोलूँगी उस समय कोई नेता इसमें शामिल था, पर उस समय लाठीचार्ज हुए, आंसू गैस भी पड़े, हमको डंडे लाठी तब भी पड़े, तब उनका शासन था। तो इस तरह से हमने तो बहुत सदियाँ, हमने हर मौसम देख लिया है, हमने हर पार्टी को देख लिया है। और हर पार्टी कहीं ना कहीं, समाजवादी पार्टी से लेके हर पार्टी कहीं ना कहीं ऐसे लोग। हर हिसाब से न्याय कैसे मिलेगा? ये जो देश की गौरव है, मान सम्मान है, आन मान शान है, तो इंसाफ कैसे मिलेगा इनको? मुश्किल है, तभी तो ये संघर्ष लंबा है। स्पेशली लड़कियों को, महिलाओं को और बच्चियों को सुरक्षित करने की लड़ाई सबसे गंभीर और सबसे बड़ी लड़ाई है। और हमारे देश में इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कोई आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि बच्चियों की मान सम्मान की बात है। क्योंकि मैं बार बार यही बात बोलती हूँ और आज भी मैं आपको ये बोल रही हूँ, ये देश, जो इस देश का जो बेस है, जो हमारा एक नींव है, आधार है, वो हमारा महिला का सम्मान है। नवरात्रे हमारे यहाँ होते हैं, कन्या पूजन यहाँ होती है। रामलीला क्या दिखाती है? रामलीला भी तो सीता को बचाने का, अस्तित्व का पूरा रामलीला होता है 10 दिन, वो होता है। या आप रासलीला या कृष्ण को आप ग्लोरीफाई करते हो, इसीलिए करते हो उन्होंने द्रौपदी की आन बचाई या इज्जत बचाई। तो हर बात घूम फिर के हम उसी भगवान को मानते हैं, उसी इंसान को मानते हैं जिसने महिला सम्मान के लिए काम किया। उसके बावजूद भी हमारा ये हाल है। तो देखिए, बीजेपी तो काम कर रही है ना, बीजेपी काम कर रही है महिलाओं के लिए। बोलने से काम थोड़ी ना होता है, बोलने से थोड़ी ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बच जाएगी। अगर आप ऐसे ही संरक्षण देते रहे, अगर बीजेपी को मैं भी पहले बहुत समर्थन करती थी, मुझे लगता था ये लोग करेंगे, और जिस दिन स्लोगन दिया तो बड़ा खुशी हुई कि हाँ बहुत चीज़ें बदल जाएंगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लग गया। पर अगर ऐसे ऐसे लोग का संरक्षण होता रहेगा ब्रिजभूषण जैसे, तो फिर कैसे बेटियां बचेंगी बढ़ेंगी? मैं कहती हूँ अगर आपको लगता है वो निर्दोष है तो कम से कम जांच तो कर दो, कम से कम उनको एक पुलिस वाला तो भेज दो, और एक बार बेटियों को आपके लिए एक सम्मान आए, आपके लिए कॉन्फिडेंस आए, एक एक्शन ऐसा तो कर दो। सिर्फ मन की बात बोल दोगे, मन की बात सुन भी लो। अच्छा, अगर राजनीति से कनेक्ट करें, पहले कहा जाता था पूर्वांचल यूपी में कि सीताराम, जय सीताराम, लेकिन जब से बीजेपी आई नया ट्रेंड चला है, जय श्री राम बोलो, सीता जी को छोड़ दो। वो तो देखिए हर एक पार्टी का, हर एक व्यक्ति का अपना एक माइंडसेट होता है, और ये मुझे लगता है पुरुष प्रधान पार्टी है। कोई भी पार्टी में आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी पुरुष प्रधान पार्टी है। पुरुष प्रधान पार्टी है, आप कोई भी पार्टी ले लीजिए, उसमें देखिए निर्मला जी हैं, ईरानी जी हैं, मंत्री हैं। देखिए ये ज़रूरी नहीं है, गिने चुने नाम तो हैं ही, उसके अलावा भी आप काम क्या कर रहे हो? अगर ये स्लोगन बदल दिए, खैर ये स्लोगन उनका कोई मोहर नहीं लगा हुआ है, श्री राम सबके हैं, उनके कोई खरीदे हुए नहीं है, ठीक है। श्री राम, हनुमान सब वो पेटेंट राइट करके नहीं लाए, उन्होंने तो पेटेंट राइट कर दिया उनका कि वो हमारे हैं, और कांग्रेस वाले जो हैं सारे ऐसे हैं, या XYZ भगवान हमारे हैं, उन्होंने खरीद लिया भगवान को, उन्हें लगता है, पर ऐसा नहीं है। और जो आपका सवाल था, मैं उसी पर वापस आके बताना चाहती हूँ कि ये सब बेमानी बातें हैं। 2-3 स्त्रियों को आपने पावर क्या दी है? आप स्मृति ईरानी की आपने भी बात की, आपने अभी नाम लिया, कहाँ है वो? कहाँ है वो? म्यूट हैं, बोल नहीं सकती हैं, देख नहीं सकती हैं, या डिसेबल्ड हैं किसी तरीके से कि आ नहीं सकती हैं, कहाँ है वो? आपको लगता है उनको आना चाहिए? आना चाहिए, उनको तो एक्शन कर लेना चाहिए था अब तक। वो तो चूड़ियां तोड़ देती थी निर्भया के आंदोलन में आकर यहाँ पर अपनी। लेकिन जब कल रात को घटना घटती है, इसके बाद में जो
महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल आने की कोशिश करते हैं, इनको डिटेन कर लिया जाता है। वही दुर्भाग्य है, डिटेन अभी मुझे भी किया गया। अभी मैं 4 घंटे डिटेन होकर हम लोग का, हाँ अभी हम भी गए थे, हमने जब प्रोटेस्ट किया ब्रिजभूषण के घर के आगे, हमें भी डिटेन किया। डिटेन कर रहे हैं, डिटेन करके ये डराना चाहते हैं लोगों को, इनका मनोबल तोड़ना चाहते हैं, लोगों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। हमारे साथ कितने बुजुर्ग भी गए, हमारे साथ डिटेन कर लिया। अब बताइए ये लोग कहाँ से चल के आए, कहाँ से इन्होंने मेहनत कर करके चल के आए, इनको डिटेन कर लिया, पैरों में इनके छाले। तो ये तो डराने की इनकी वो है। और बहुत सारे लोगों को डिटेन किया है कल से। डिटेन करने के बाद कहाँ ले जाते हैं, क्या रुख होता है उन लोगों का? डिटेन करके हमें रखा जाता है और थाने में हमारी डिटेल ली जाती है। हमें थोड़ा बताया जाता है कि मतलब इनडायरेक्टली धमकाया कि तुम मत जाना, हम तो फिर यहाँ आ गए। तो जितना वो दबाएंगे हम उतना ही खुल के इनका समर्थन करेंगे, हम डरने वाले तो है नहीं। लोग जानना चाहते हैं योगिता भयाना कब तक साथ रहेंगी साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया के साथ? जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो जाता, जब तक ये लोग हैं हम हैं, जब तक ये चाहेंगे हम इनके साथ बैठे हैं। जब तक सरकार तो नहीं चाह रही है ना। सरकार इसके चाहने ना चाहने से क्या होता है, एक बात बताइए, जब तक दरिंदा जेल नहीं जाता, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती, और जायज़ डिमांड है, कोई ये वो कुछ और तुम बोल नहीं रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स तो खेल नहीं रहे, सीधा सीधा आरोप है यौन शोषण के। आपको लगता है कि नहीं, ये अगर ये इनके कहने में कुछ गलती है तो आपने यौन शोषण का कानून क्यों बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने संशोधन किया कि उसको फांसी की सजा हो। हाँ, यौन शोषण स्पेशली या पॉक्सो केस की बात करें, मतलब आपने ऑर्डिनेंस लाया 2018 में, उससे पहले निर्भया के समय पे पॉक्सो एक्ट लाया, उसके बाद आप उसी के एक्ट को, क्योंकि वो आपका सांसद है, उसको इनैक्ट नहीं कर रहे हो। कितनी शर्म की बात है, खुद ही शर्म से डूब जाना चाहिए उनको। भारतीय जनता पार्टी कानून से ऊपर खुद को मानते, आप ऐसा कह रही हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है, उन्हें लगता है कि कानून हम ही चलाते हैं, हम कानून को पलट देंगे, उलट देंगे, जैसा भी चला लेंगे, उनको ये लगता है। लेकिन फिर जो बहन बेटियां हैं देश की, कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी? दिल्ली में इन लोगों के साथ ऐसी घटना हो जाती है रात 10:30 बजे, पौने 11 बजे। ये देखिए ना किनके साथ होती है, ये जो देश का गौरव है, जब एयरपोर्ट से उतरे थे तो उनकी क्या मतलब, इनको घर पहुंचने में पूरा दिन लग गया था, इतनी उनको इज्जत मिली थी, फिर चाय कॉफ़ी पार्टी पता नहीं कितने दिन चली थी। इन लोगों ने इनको दिखा के कितना अपना कॉलर ऊंचा किया था कि देखिए हमारे देश की बेटियां, हमारे देश का गौरव है। वो गौरव आज यहाँ बैठा है और उनको न्याय लेने के लिए इतना संघर्ष है। सोचो, जो केस हमारे पास दिन रात आते हैं, जिनमें साधारण परिवार, अंडर प्रिविलेज, मेरे पास ऐसे केस हैं जो गुब्बारे बेचते हैं या मजदूरी करते हैं, उनकी बच्चियों के केस हैं, उनके लिए हम क्या करें? हमारे पास कोई जवाब है? मेरे पास तो उनके लिए कोई जवाब ही नहीं है। जब इन बच्चियों के लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है तो उनके लिए तो मैं ऐसे ही खड़ी हो जाऊंगी कि शर्म से सर नीचा करके। जब ये लोग मेडल लेकर के आते हैं तो सरकारी कानों तक आवाज़ पहुंच जाती है, प्रधानमंत्री कार्यालय से पहुंच जाता है, लेकिन जहां पर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ से चंद कदम की दूरी पर प्रधानमंत्री कार्यालय है, संसद भवन है, सब कुछ है, इसके बाद भी सरकार नहीं सुन पा रही है। आपको लगता है नहीं सुन पा रही है? सुनना नहीं चाहती, आप ये कहना चाहती हैं? सुनना भी चाहती है। हाँ। सुन रही है सब, जो मैं और आप अभी ये बात करें वो भी वहाँ जा रही है, पर उनको ये मतलब उनको ये बात पे रिएक्ट नहीं करना है। उनको लगता है ओ ये क्या है, ये कौन है, बोल देनो, ये तो सड़े मड़े कीड़े मकोड़े हैं, इनको बोलने दो। हमारे बोलने से इनको 2 मिनट में पुलिस में कोई धारा लगवा देंगे, CBI लगवा देंगे, ED लगवा देंगे, अभी डिटेन करा देंगे, अभी अरेस्ट करा देंगे। उनको लगता है ये क्या है, कुछ भी नहीं है, बोलने दो, करने दो, औकात नहीं है, ऐसा सोचते हैं हमारे बारे में। कोई बात नहीं, जन आंदोलन जब किसान का हुआ था तब भी इन्होंने ऐसा ही सोचा था, और बट किसान आंदोलन ने इनको घुटने टिकवा दिए थे, तो ये आंदोलन भी उस तरह का होगा। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर आए हुए थे तो उन्होंने कहा कि 7 दिन सरकार के पास है, 8वां दिन हमारा होगा, और 8वां दिन जो होगा इंसाफ का दिन होगा, न्याय का दिन होगा। देखिए, वो उनकी खुद की ओपिनियन है, वो 7, 8 दिन, 9 दिन में बोल रहे हैं, बट मुझे लगता है कि ये तो खैर बहुत पहले हो जाना चाहिए, तो हो जाएगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि अगर अभी भी नहीं सुना तो मतलब ये इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो रही है। मतलब नेशनल लेवल पर बेइज्जती अगर मैं बोलूँ, हमारे पास बहुत विक्टिम आते हैं, न्याय नहीं मिलता है, धक्के खाते हैं, जंतर मंतर पे प्रदर्शन करते हैं, इनके लिए इनकी पूरे विश्व में बेइज्जती हो रही है। तो मुझे लगता है जितनी जल्दी ये करेंगे इन्हीं के लिए अच्छा है, इन्हीं की इज्जत बचेगी, नहीं तो इज्जत तो बिल्कुल लुट चुकी है। मेरा आखिरी सवाल है, कहा जा रहा है कि इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री हो चुकी है। अब इनकी नज़र में कोई जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, मेरी नज़र में शायद जोड़ने वाला है। भारत जोड़ना भी ज़रूरी है, ये तोड़ते हैं, और तोड़ने का काम कौन कर रहा है ये तो खैर हर एक की अपनी अपनी परिभाषा है, कौन तोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है। पहले आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले मैंने कभी सुना नहीं था धर्म जाति, मुझे अपना भी नहीं पता था कि मैं कौन सी कास्ट से बिलोंग करती हूँ। इन्होंने उस स्तर पे ला दिया कि मुझे अब पता चल गया कि मेरी क्या जाति है, मेरा क्या धर्म है। तो जोड़ कौन रहा है, तोड़ कौन रहा है, ये तो भगवान जानता है। लेकिन क्या उसी तरीके से आप रिएक्ट भी करती हैं कि कोई दलित है, कोई सवर्ण है, कोई OBC है, रिएक्ट कैसा करना है, इज्जत कितनी देनी है जात के आधार पे? मैंने कभी ऐसा 10 साल पहले तक तो सोचा ही नहीं था।
अब मुझे लगता है कि देखिए दलित और जो ऐसा तबका है उनके साथ अट्रॉसिटीज़ होती आई हैं, उस चीज़ को तो मैंने देख ही लिया है, काम करती हूँ मैं ज़मीनी स्तर पर, मुझे मालूम है। पर ये जो जात पात पे बांट देते हैं, रिलीजन के नाम पे बांट देते हैं, एक पर्टिकुलर समुदाय को बहुत टारगेट कर रहे हैं, बहुत टारगेट कर रहे हैं, आपको भी मालूम है। बेचारे इतना डर के माहौल में जी रहे हैं इस देश में। आपको लगता है ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन जिसको आपने इतना डरा दिया है कि मतलब बोलने लायक शब्द नहीं है, कि अगर मैं उस कम्युनिटी से होती तो पता नहीं मैं तो सफोकेट कर रही होती अब तक। लेकिन इससे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर कोई खिलाड़ी इसमें मुसलमान होती या जो आरोपी है वो मुसलमान होता तो क्या होता? आपको भी मालूम है क्या होता। खैर ये तो मुसलमान नहीं है तभी मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर कोई मुसलमान होता तो क्या होता? आरोपी होता तो वो आतिक की तरह अब तक मिट्टी मिल जाता अब तक। तो आप ये कहना चाहती हैं कि वो अगली जात से इसीलिए उससे संरक्षण मिल रहा है? देखो जात का मुझे भी वो, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे भाई हैं अलग अलग। मुझे देखो, मुझे तो जात का पता भी नहीं है ऑनेस्टली, मतलब मैंने कभी भी अपना दिमाग ही नहीं लगाया था कौन किस जात से आता है कौन में, क्योंकि मेरे पास हर धर्म हर जात से विक्टिम आते हैं, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बट मुझे ये ज़रूर मालूम है कि हाँ इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में एक्शन जल्दी हो जाता। अगर आरोपी मुसलमान होता तो अब तक कार्रवाई जल्दी हो जाती और शायद मिट्टी भी मिल गया होता। पूरी खबर पर आपकी क्या राय, आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक जंतर मंतर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।